सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान, स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर चुके हैं, KYC कर चुके हैं, RBI कर चुके हैं और एक हमने डाला था मॉक टेस्ट 2। तो उसका जिनको नहीं पता है कि वो कैसे आप उसको देख सकते हो, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो जब आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा है जैसे मिस्टर एंड मिसेज मेलवान, तो जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आता है उसके साथ ही मेंबरशिप का बटन भी वहाँ पे आता है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा सिर्फ 29 रुपीज़ का पड़ेगा आपको। और उसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि कुछ का कॉल आ रहा, कुछ का मैसेज आया था कि वो 10 साल का वहाँ पे लिखा था कि 10 साल तक ये ऑटो रिन्यू होगा। तो उसको आप कभी भी 1 महीने 2 महीने में या कुछ दिन में जब चाहो उसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन जब तक आप उसको कैंसिल नहीं करोगे तो अपने आप रिन्यू वो होता रहता है। और कैंसिल कहाँ पे होता है, वो कैंसिल भी वहीं पे जाके, वो मेंबरशिप में आप जाओगे तो वहीं पे ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और कुछ कह रहे हैं कि वीडियो जो वो थी वो नहीं दिख रही है मेंबरशिप लेने के बाद भी। तो जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से जो मॉक टेस्ट की वीडियो है वो भी आप अगर प्ले लिस्ट में जाओगे, वैसे ही वीडियोस में जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो दिखाई देगी और उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो इसे बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने मेंबरशिप ले ली और मैंने आपको अलो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा का सारा काम यूट्यूब का है। जैसे आप मेंबरशिप लेते हो तो वो अपने आप ओपन हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये टॉपिक कुछ थोड़ा बड़ा है तो इसमें लगभग 4-5 दिन लग जाएंगे। इसके सेक्शंस भी हैं। सेक्शन भी वैसे तो मैंने उसके नोट्स बना लिए, लेकिन वो हम बाद में डाल लेंगे। उससे पहले हम ये सारे टॉपिक करेंगे ताकि जब आप सेक्शन करो तो आपको वो सेक्शन याद हो जाए और वहाँ पे जो टर्म्स आएंगी उन टर्म्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो सेक्शन की जो वीडियो है ये हम जो पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास है, ये एक्ट पास कब हुआ था 1881 में। उसके बाद सेक्शन 13 गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बैरियर। कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका मीनिंग क्या होता है वो कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 13 में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, प्रोमिसरी नोट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है और चेक्स आते हैं, जो कि या तो पेबल होंगे ऑर्डर पे या फिर जब बैरियर उसको बोलेगा उस वक्त वो जिसको यानी कि देना है वो उस वक्त वो पेबल होते हैं। तो इसके बाद देखिए इसमें हमारे पास है कस्टम्स एंड यूजेस। जो अलग अलग हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है पे ऑर्डर या फिर बैंकर्स चेक। जो आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है चेक, जिसमें कि एक जो अकाउंट होल्डर होता है उसको वो एक चेक बनाता है, जो कि एक जो ड्रॉवर होगा, ड्रॉवी होगा, उसके पास वो चेक जाएगा, जो कि उसको कैश आउट करा सकता है या फिर उसकी पेमेंट अपने अकाउंट में ले सकता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये होता है हमारे पास बैंकर्स चेक, या फिर इसको पे ऑर्डर भी बोल देते हैं कि इतने पैसे उसको पे करने हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास होता है गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि इसमें एक प्रोमिसरी नोट तैयार किया जाता है किसके द्वारा, जिसने पैसे लिए हैं, कोई सामान लिया है, कि मैं आपकी पेमेंट इतने दिन में कर दूंगा, ठीक है। तो वो होता है प्रोमिसरी नोट। ये होता है गवर्नमेंट के मामले में अगर होगा तो उसको गवर्नमेंट बोल दोगे या फिर उसको सिंपली आप प्रोमिसरी नोट बोल देते हो। उसके बाद थर्ड हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है या क्या होता है, ये RBI के द्वारा होता है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपका कोई सेविंग अकाउंट है, मान लो उसमें आपका डिपॉजिट है, ठीक है। तो आपके पास यानी कि एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कि आपका अकाउंट है। तो इसमें सिर्फ इतना है कि एक सेविंग अकाउंट जो होता है उसको हम बोल देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, ये भी एक प्रोमिसरी नोट ही होता है, बस ये क्या होता है, ये एक अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, और इसको भी कौन इशू करता है, RBI। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल।
ट्रेजरी बिल क्या होता है? एज ए प्रोमिजरी नोट ऑफ रीपेमेंट इन फ्यूचर, यानी कि मान लो कोई कंपनी है तो वो किसी के पास एक प्रोमिजरी नोट बनाएंगे कि उनको मान लो इन फ्यूचर अगर कुछ भी अपना फंड चाहिए होगा, किसी काम के लिए उनको फंड चाहिए फ्यूचर में, तो उसके लिए एक प्रोमिजरी नोट बनाता है रीपेमेंट के लिए। उसके बाद होता है हुंडी। हुंडी में देखिए क्या आएगा? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये किसके लिए होता है? ट्रेडिंग के लिए होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है। और जो हुंडी शब्द है वो कहाँ से आया? वो हिंदी भाषा से आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? देखिए, ए लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कैरियर टू ए शिपर, यानी कि मान लो आपने अपना कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, उसको मूव कराना है, तो उसमें क्या होगा? जो उसको ले जाने वाला होगा, कैरियर जो होगा, मान लो कोई टेम्पो वाला हो गया, ट्रक वाला हो गया, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें क्या होगा कि वो आपका क्या क्या सामान लेके जा रहा है, कहाँ पे लेके जाना है, किसने दिया है, सारी चीज़ें होती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। उसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। उसके बाद रेलवे रिसिप्ट क्या होती है? आरआर, जिसको बोल देते हैं ए प्रूफ डैट द गुड्स विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय रेल, यानी कि ये जो रेलवे रिसिप्ट होती है या फिर रेलवे वारंट बोल देते हैं इसको कौन इशू करता है? रेलवे इशू करता है। और होता क्या है इसमें कि जो कुछ गुड्स है आपका, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। सिर्फ ये होता है कि यानी कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है कि मेरा सामान जो रेलवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, आपके पास प्रूफ आ जाता है, तो वो होता है रेलवे रिसिप्ट। उसके बाद आता है डॉक वारंट या फिर डॉक रिसिप्ट। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड बाय शिप, यानी कि अगर समुद्र के माध्यम से कोई सामान लेके जाया जा रहा है तो वो आपको एक जो प्रूफ देंगे, एक पेपर बना के देंगे कि क्या सामान आपका जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? डॉक वारंट या फिर डॉक रिसिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास वेयर हाउस रिसिप्ट। वेयर हाउस रिसिप्ट में भी क्या हो जाएगा? ओनरशिप ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन वेयर हाउस, कि मान लो आपने कुछ सामान कहीं पे वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए रखा है, गोडाउन में रखा है, तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, ठीक है, कि जो इसमें सामान रखा हुआ है, आपका ये सामान यहाँ पे रखा हुआ है, और उसमें जो भी उसके चार्जेस वगैरह होते हैं वो सभी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, यानी कि ओनरशिप होती है आपके पास कि ये जो सामान रखा है गोडाउन के अंदर वो मेरा। ये होता है वेयर हाउस रिसिप्ट। उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है? जिसको हम DO बोल देते हैं शॉर्ट में। रिलीज ऑफ कार्गो टू पार्टी, यानी कि कोई सामान था मान लो किसी कोरियर कंपनी के पास या किसी कंपनी के पास, तो जब वो सामान वहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो एक DO इशू किया जाएगा, यानी कि डिलीवरी ऑर्डर इशू किया जाएगा कि ये जो सामान था ये यहाँ से जिस पार्टी का है उसके लिए यहाँ से निकल चुका है, वो होता है DO या फिर डिलीवरी ऑर्डर। उसके बाद आता है GR को आप बोल देते हो गुड्स रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन अप्रूव्ड बाय IB। ये भी वही है कि कुछ सामान आपका मान लो जाने वाला है तो उस गुड्स की एक रिसिप्ट तैयार की जाती है, तो उसको बोल देते हैं हम गुड्स रिसिप्ट। तो ये जो 12 हमने पढ़े हैं सारे के सारे क्या होते हैं? ये आपके पास आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सिर्फ आपको याद रखना है। बाकी जो 3 जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रोमिजरी नोट पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे और चेक पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इसका बेसिक फीचर क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि इसको आप फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा? द इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड मल्टीपल टाइम्स अंटिल दे रीच मैच्योरिटी, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ये आपके पास हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कब तक? मल्टीपल टाइम आप इनको कर सकते हो, जब तक ये मैच्योर नहीं होते, इनकी पेमेंट वगैरह नहीं हो जाती, तब तक आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक बेसिक फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। उसके बाद इसी में आता है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी में बी बाई डिलीवरी इफ़ इट इज़ पेबल टू बैरियर,
यानी कि इसमें पहला केस क्या हो सकता है कि पेएबल टू बैरियर हो, डिलीवरी उसकी हो, और इसको किसी में डिफाइन किया गया है सेक्शन 47 में। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि अगर पेएबल टू बैरियर होता है, यानी कि जिसके पास मान लो चेक है वो जाना है उसके पास पेएबल होता है। या फिर दूसरा केस क्या होता है, बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी बाई इट इज़ पेएबल टू ऑर्डर, या फिर वो पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, और ये किसी में बताया गया है सेक्शन 48 में। उसके बाद सेकंड इसके जो बेसिक था हमारे पास, होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, द पर्सन यानी कि ट्रांसफरी टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट बोनाफाइड फॉर वैल्यू नोन एज होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन एब्सोल्यूट टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट नॉट विदस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर और एनी पेरियर पार्टी। इसमें क्या होता है कि जो होल्डर्स का जो टाइटल होगा, यानी कि जिसके पास मान लो अगर चेक की बात करें वो जाएगा तो उसके पास वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, ठीक है। और या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिजरी नोट की बात करें कि जो पर्सन था ट्रांसफरी यानी कि जिसको मिलने वाला है उसके पास हो, उसको मिल के ही रहेगा, और उसके ऊपर जो यानी कि ऑर्डर का जो नेम वगैरह होगा वो सारे के सारे ठीक रखना किसकी जिम्मेवारी होती है, ट्रांसफरर की। तो ये था हमारे पास दो बेसिक फीचर जो होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ 3 ही इसके टाइप जो मेन है जो हम करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रोमिजरी नोट। इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये जो सेक्शन का जो वीडियो है वो हम इसमें लास्ट में करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोमिजरी नोट। 2 टाइप के प्रोमिजरी नोट होते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास है डिमांड प्रोमिजरी नोट, डैट इज पेएबल ऑन डिमांड। पहला प्रोमिजरी नोट क्या होता है कि जिसको डिमांड पे पे किया जाता है, कि जब उसकी डिमांड की जाएगी उसी वक्त उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पार्टी को। और दूसरा क्या होता है यूजेंस प्रोमिजरी नोट, पेएबल आफ्टर ए प्री डिसाइड डेफिनेट पीरियड। यानी कि पहले ही एक पीरियड हमने डिसाइड कर लिया था कि मान लो 1 महीने के बाद उस प्रोमिजरी नोट को हमें जो पे करना है, तो वो हमारे पास होता है यूजेंस प्रोमिजरी नोट। उसके बाद इसमें आता है कि प्रोमिजरी नोट रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड एज इंडियन स्टैम्प एक्ट, कि जो प्रोमिजरी नोट होता है उसके ऊपर स्टैम्प लगाना जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट। एंड करेंसी नोट्स दो फिलफिल द नंबर ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोमिजरी नोट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रोमिजरी नोट एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और जो मेन बात इसमें हमारे पास आती है कि जो प्रोमिजरी नोट होता क्या है, तो देखिए प्रोमिजरी नोट क्या होता है कि मान लो मैंने आपको कोई चीज़ दी है, ठीक है, मान लो मैंने आपको एक फ़ोन दिया है, ठीक है, तो अब उसकी कुछ पेमेंट बनती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक प्रोमिजरी नोट बनाओगे मेरे नाम, ठीक है। प्रोमिजरी नोट बनाओगे कि मैंने इनसे मान लो फ़ोन लिया था और मुझे इनको मान लो 10,000 पे करने हैं। तो यानी कि प्रोमिजरी नोट बनाता कौन है, जो कोई चीज़ लेगा, ठीक है। और प्रोमिजरी नोट के ऊपर साइन किसके होंगे, साइन उसके ऊपर होंगे जिसको पैसे लेने हैं। मान लो मुझे लेने हैं तो उसके ऊपर मेरे साइन होंगे। और प्रोमिजरी नोट बनाएगा कौन, बोरवर जो होता है, और लेंडर के उसके ऊपर साइन होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती आप देखोगे, जब आप गूगल खोल के देखोगे और वहाँ पे आप सर्च करोगे कि प्रोमिजरी नोट इशू कौन करता है, तो वहाँ पे जो ऊपर जो रिजल्ट आता है जो कि एआई के द्वारा आता है, एआई ओवरव्यू होता है, तो उसमें लिखा है आपके पास कि प्रोमिजरी नोट को लेंडर इशू करता है। लेकिन वो बिल्कुल गलत है। प्रोमिजरी नोट को लेंडर नहीं, जो बोरवर होता है वो इशू करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गूगल का जो एआई वहाँ पे सर्च करके आपको देता है वो बिल्कुल गलत है। जो प्रोमिजरी नोट होता है उसको जो बोरवर होगा वो उसको इशू करेगा एज कम्पेयर टू लेंडर। तो ये हमारे पास होता है प्रोमिजरी नोट। और ये ज़्यादातर कहाँ पे चलता है, प्रोमिजरी नोट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपको प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। और ये ज़्यादातर आपके पास चलता है, जो हमारे फैमिलीज होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसके बीच में ये चलता है कि प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आपके पैसे इतने टाइम में दे दूंगा, या ऑन डिमांड दे दूंगा, या इतने टाइम में दे दूंगा। और उसके ऊपर जो भी मान लो कोई टैक्स वगैरह लगना है या फिर उसका जो इंटरेस्ट लगना है वो सभी का उसके अंदर मेंशन होता है। ये होता है हमारे पास प्रोमिजरी नोट, जो कि सेक्शन 4 में
जो डिफाइन किया गया है। उसके बाद इसी में हमारे पास आता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 प्रोमिजरी नोट शुड बी। तो इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं हमारे पास। फर्स्ट है इन राइटिंग। जो प्रोमिजरी नोट होता है वो हमेशा राइटिंग में इशू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे बोल दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा तो वो कोई प्रोमिजरी नोट नहीं है वैलिड। प्रोमिजरी नोट हमेशा राइटिंग में दिया जाएगा। सेकंड होता है अनकंडीशनल। उसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि ये हो जाएगा तो हम पैसे दे देंगे, ये नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल अनकंडीशनल वो होता है। थर्ड है हमारे पास साइंड। जो प्रोमिजरी नोट होता है उसके ऊपर साइन करना जरूरी होता है। डी हमारे पास हो जाएगा सर्टेन सम ऑफ मनी। उसके अंदर लिखा होगा कि कितना पैसा मुझे आपको देना है, ठीक है। उसके अंदर लिखा होगा कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट पे करना है। एंड लास्ट हमारे पास है टू दी ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि किस पर्सन को वो इशू हम कर रहे हैं, किसको हमें पैसा देना है, वो भी उसके ऊपर बाकायदा अच्छी तरीके से मेंशन होता है। तो ये होता है फीचर्स प्रोमिजरी नोट के। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए क्या है, इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी डिमांड और अनसेंस। डिमांड और अनसेंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि डिमांड का मतलब क्या है कि जब उसकी डिमांड की जाए ऑर्डर की तभी पे करना है, या फिर यूजेंस का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद आपने पहले डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम के बाद उसको पे करना होता है यूजेंस। इन केस ऑफ कैश सेल इन द कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस नॉर्मली डिमांड bill of exchange are drawn, and in case of credit sales यूजेंस bill of exchange are drawn by the seller on the purchaser। कि अगर हम बात करें इसमें दो केस आ जाता है कि अगर हम सेल कैश में कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर कौन सा होता है, उसमें हमारे पास होता है डिमांड वाला। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज हम इशू करते हैं। और अगर सेल हो रही है क्रेडिट में, यानी कि पैसे बाद में दिए जाएंगे, तो उसमें हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ड्रॉन किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वो यूजेंस किया जाता है। और किसको किया जाता है, आर ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द परचेजर, यानी कि जो सेलर होगा जिसने वो चीज़ बेची है उसको वो ड्रॉन करने के लिए बोला जाता है उसको, यानी कि पैसे उसके पास जाने हैं। और किसके द्वारा, बाय द परचेजर। और बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर आप समझो तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई सामान दिया है, ठीक है, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि मैंने आपको इतना सामान दिया और इतने पैसे मुझे इसकी एवज में चाहिए। तो मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करूंगा और उसके ऊपर किसके साइन होंगे, आपके, यानी कि जो बोरोवर होगा, ठीक है, उसके ऊपर साइन होंगे। तो ये होता है प्रोमिजरी नोट। और जो हमारे पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को जो सामान बेचने वाला है वो इशू करता है, ठीक है। और जो हमारे पास होता है प्रोमिजरी नोट, उसको कौन इशू करता है, जिसने पैसे देने होते हैं वो उसको इशू करता है। तो उसके बाद इसमें आता है आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी। कि बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या हमारे पास फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि ये सामान दिया और इसके इतने पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। ये भी अनकंडीशनल होगा, साइंड होगा, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे। और इसमें भी डायरेक्शन दी जाती है कि इस पर्सन को आपको पे करना है, यानी कि मैं डायरेक्शन दूंगा कि इस पर्सन को आपको पे करना है, मुझे करना है, किसी और को करना है। सर्टेन सम ऑफ मनी, मनी उसमें मेंशन होगा कि कितने पैसे देने हैं। और होता है टू दी ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, कि किस पर्सन को देना है जब वो ऑर्डर देगा, या जो यूजेंस बेस पे होगा, डिमांड बेस पे होगा, जो भी होगा वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो ये था हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है चेक। चेक में देखिए क्या होता है, ये किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल। पहली बात तो कि जो चेक होता है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, एंड ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कि ये कब पेएबल होता है, ये होता है डिमांड पे। जब डिमांड की जाएगी तब चेक को पे करते हैं। द एक्ट कवर्स इलेक्ट्रॉनिक चेक डेट इज ए चेक। और जो ये जो एक्ट है हमारे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेक के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है वो भी बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है,
इट कंटेन्स द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक विद द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है वो बिल्कुल सेम एज के कैसा होता है जैसा हमारे पास एक जो पेपर चेक होता है बिल्कुल उसकी ही मिरर इमेज होती है और इसके ऊपर क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक इज, तो चेक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहली बात तो कि ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जो चेक होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंक, जो चेक होता है वो एक स्पेसिफाइड बैंक में ही, यानी कि जो चेक होगा उसको आप एक स्पेसिफिक जो बैंक होगा उसके अंदर जाके ही आप उसको कैश करा सकते हो। अगर पीएनबी का चेक हो तो पीएनबी के अंदर ही वो होगा, अगर मान लो एसबीआई का चेक हो तो एसबीआई के अंदर ही वो होगा। ठीक है, एक स्पेसिफाइड बैंक के अंदर ड्रॉन करा सकते हो। और थर्ड हमारे पास होता है नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, कि उसको कब पे किया जाता है डिमांड पे। तो ये थे चेक के कुछ फीचर्स। तो हमने जो तीन जो मेन टाइप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमें पढ़ने थे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और जो था हमारे पास चेक, वो हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसके पढ़ेंगे डिफरेंट पार्टीज, यानी कि जो हमारे पास प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। तो पहली बात ही नंबर ऑफ पार्टीज कितनी होती हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 होती हैं और चेक के अंदर भी 3 पार्टीज होती हैं। अब पहली बात इसमें आती है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर यानी कि जिसने वो चीज़ बनानी है। तो प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर कौन होता है, डेबिटर या फिर बोरवर, यानी कि जिसने वो सामान खरीदा है, जिसने वो चीज़ लिया है, वो क्या करेगा, एक प्रोमिसरी नोट इशू करेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है, क्रेडिटर या फिर सेलर, जिसने कोई सामान बेचा है। और चेक में कौन होता है, डेबिटर होता है या फिर अकाउंट होल्डर होता है, जिसका अकाउंट होगा वही चेक को इशू करेगा। उसके बाद आता है ड्रावी। ठीक है, ड्रावी में अब इसमें कुछ नहीं होता बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होता है, डेबिटर या फिर बायर, जैसे मान लो बैंक हो गया बीच में। और चेक में कौन हो गया, बैंक होता है। और पेई में यानी कि जिसको पैसे मिलेंगे तो वो कौन होगा, क्रेडिटर, जिसने यानी कि कोई चीज़ लैंड की थी उसके पास, जिसके पास प्रोमिसरी नोट आया था, तो वो होगा इसमें पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होगा, पर्सन ऑथराइज टू ऑब्टेन पेमेंट, यानी कि जिस पर्सन ने कुछ सामान बेचा था आपको, तो वो आपके पास पेमेंट लेने लेगा, तो वो होगा इसमें पेई। और चेक के अंदर कौन होगा, पर्सन नेम्ड इन द चेक, कि जिस पर्सन का नाम चेक पे लिखा गया है, जिस फर्म का नाम चेक पे लिखा गया वो इसके अंदर पेई होता है। तो ये हमारे पास होते हैं डिफरेंट पार्टीज इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्रोमिसरी नोट को कौन इशू करता है, बोरवर। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन इशू करता है, क्रेडिटर या फिर सेलर। और जो प्रोमिसरी नोट में पैसे किसको मिलेंगे, जो क्रेडिटर था यानी कि जिसने कोई सामान दिया था, और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी उसे ही मिलेंगे जिसने कोई सामान आपको दिया था। तो अब इसके कर लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यहाँ से आपको जितना भी हमने अब तक टॉपिक किया है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका मॉक टेस्ट भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे ताकि आपका जो साथ के साथ इसकी रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए डिफरेंस में फर्स्ट क्या है हमारे पास, रिटर्न। तो अगर रिटर्न की बात करें तो जो प्रोमिसरी नोट होता है वो भी रिटर्न में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न में होता है और चेक भी रिटर्न में होता है, तीनों चीज़ रिटर्न में होती हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर टू पे या फिर प्लेज। तो ये होता है प्रोमिस टू पे। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है कि प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा, कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ प्रोमिस किया जा रहा है, वचन दिया जा रहा है कि मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर टू पे, यानी कि किसी को ऑर्डर किया दिया जा रहा है। मान लो मैंने आपको फ़ोन बेचा था तो मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आप मुझे इतने पैसे दोगे, तो इसमें ऑर्डर किया जा रहा है। और चेक में क्या किया जाए, ऑर्डर टू पे बैंक, इसमें ऑर्डर किसको किया जा रहा है, बैंक को, कि आप जो मैंने चेक आपको दिया है इस चेक को आप जो आगे पे करोगे। तो इसमें जो ऑर्डर किसको दिया जा रहा है, बैंक को। उसके बाद एक्सेप्टेंस, नीड नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी। एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी का मतलब क्या है कि जिसको पैसे लेने हैं वो इसको देने हैं वो इसको एक्सेप्ट करेगा। नीड नॉट टू बी एक्सेप्टेड। उसके बाद आता है पीरियड।
पीरियड में क्या होगा देखिए, आइदर बी ए साइट बिल और टाइम बिल। साइट बिल का मतलब क्या है कि एक टाइम पे जो उसको मान लो जब बोल रहा उसको तभी उसको हमें जो पैसे देने हैं, या फिर उसको ऑर्डर पे उसको हम दे देंगे। या फिर टाइम बिल का मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। ऐसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है। साइट बिल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि पे ऑन डिमांड, और टाइम बिल का मतलब क्या हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। और जो चेक होता है वो होता है पेएबल ऑन डिमांड, जैसे डिमांड आएगी उसको हम पे करते हैं। उसके बाद आती है पार्टीज। पार्टीज वैसे मैंने आपको बता दिए कि प्रोमिजरी नोट में दो पार्टीज होते हैं, एक होता है मेकर और एक होता है पेई। मेकर जो उसको बनाएगा, और मेकर कौन होगा, बोरवर, और पेई कौन होगा, लैंडर। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होते हैं। ड्रॉवर यानी कि जो मेकर जो बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने सेल किया कुछ। ड्रॉवी कौन होगा, जो उसको निकाल लेगा बीच में, जैसे कि मान लो बैंक हो गया। और पेई कौन होगा, रिसीवर, यानी कि जिसको वो पैसे मिलेंगे। उसके बाद चेक में भी तीन पार्टीज होते हैं। ड्रॉवर कौन होता है, जो उसको चेक को बनाएगा या फिर इशू करेगा। पेई कौन होगा, रिसीवर, जिसको पैसे मिलेंगे। और पेयर कौन होगा, बैंक होगा, जो कि उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगा, तो वो हो जाएगा पेयर। उसके बाद इसके सिक्स्थ डिफरेंस हमारे पास आता है, कंपैरिजन आता है, सर्कुलेशन विद इन द कंट्री। प्रोमिजरी नोट जो होता है वो विद इन कंट्री होता है, और ये ज़्यादातर जो होता है वो फैमिलीज फ्रेंड्स के बीच में होता है, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। प्रोमिस वही कर सकता है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। इसको हम विद इन कंट्री भी यूज कर सकते हैं, और जो फॉरेन ट्रेड में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और जो चेक होता है वो होता है विद इन द कंट्री, यानी कि जो चेक इंडिया में इशू किया जाएगा उसको इंडिया में ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि फॉरेन में। उसके बाद क्रॉसिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज पे क्रॉसिंग नहीं होती, और प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों पे जो क्रॉसिंग नहीं होती। लेकिन जो चेक होता है उस पर क्रॉस किया जा सकता है। क्रॉसिंग क्या होती है ये भी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक या दो वीडियो में वो टॉपिक भी आपके पास आ जाएगा। वो भी हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही जो टॉपिक के अंदर आता है। उसके बाद आता है मिस्टेक। इफ मिस्टेक प्रोमिजरी नोट इज एक्सेप्ट बाय द ड्रॉवी, देन ही इज बाउंड टू पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने मुझसे कुछ सामान लिया था, तो आप जो मुझे प्रोमिजरी नोट दोगे वो आपने गलत बना के दे दिया। मान लो वैल्यू उसकी होनी चाहिए थी 10,000 की, और आपने बना के दे दिया 8,000 का। तो अब 8,000 का आपने बना के दे दिया, उसके ऊपर साइन हो गए, तो क्या होगा, अब जो पैसे मिलेंगे वो मुझे 8,000 ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसके ऊपर साइन कर दी है, तो मुझे सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे। यानी कि इसमें अगर मिस्टेक होती है तो मिस्टेक वो चलती है इसके अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें भी सेम है कि अगर मान लो मैंने आपको कुछ सामान बेचा और मैंने बिल बना के दे दिया आपको 10,000 के बजाय 12,000 का, तो और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसके ऊपर साइन कर दिए, तो आप बाउंड हो जाओगे उस पेमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी मिस्टेक चल जाती है। लेकिन अगर बात करें चेक की, बैंक विल नॉट मेक पेमेंट। अगर मान लो चेक आपने इशू किया और उसमें के अंदर आपने सिग्नेचर अच्छे तरीके से नहीं किए, सिग्नेचर मैच नहीं हुए, या अकाउंट में कोई गड़बड़ हो गई, या फिर आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि चेक डिसऑनर हो जाता है। तो इस केस में यानी कि अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो जो बैंक है उस पेमेंट को होल्ड कर लेगा, उस पेमेंट को आगे नहीं करेगा। तो चेक के केस में जो मिस्टेक होती है वो नहीं चलती। तो इस टॉपिक में इतना ही था, और इसके 2-3 अभी वीडियोस और आएंगी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके जितने भी कमेंट आए उनका रिप्लाई करें। और इसका मॉक टेस्ट भी जल्द आ जाएगा, और भी जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट भी आने वाला है, जिससे कि आपकी जो रिवीजन जितने भी टॉपिक हमने किया है वो अच्छे तरीके से होते रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। कोई भी अगर आपकी सुजेशन है या कंप्लेन है तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और जो आपके और भी जो तैयारी कर रहे हैं आपके कोलिग्स, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।